संपत्ति को खरीदते समय यदि संपत्ति कहीं मॉर्गेज है तो उससे संबंधित दस्तावेजों को वेरीफाई करना चाहिए और खरीद के समय पर सेलर या बिल्डर द्वारा बंधक को भुगतान किया जाना चाहिए या जहां संपत्ति मॉर्गेज है वो इस संपत्ति की बिक्री के लिए एनओसी दें ताकि भविष्य में वो अपने पैसे का दावा सिर्फ बिल्डर से करें तथा बायर का और संपत्ति का इससे कोई लेना देना ना हो। अगर बायर मॉर्गेज के साथ इसे खरीदने के लिए तैयार होता है तो बायर को उस सिक्योर्ड सिस्टम को सुनिश्चित करना चाहिए जिससे बिल्डर भविष्य में पैसे को वापस करेगा ही करेगा। कई बार ऐसा देखा गया है कि बायर को मॉर्गेज की जानकारी नहीं होती या वह सोचते हैं कि इसका भुगतान बिल्डर फर्म को करना है। बाद में बिल्डर किसी तरह से अपना पल्ला झाड़ लेता है और जब यह मैटर कोर्ट में जाता है तो चूंकि मॉर्गेज प्रॉपर्टी के अगेंस्ट है और खरीदार अपना पक्ष भली भांति नहीं रख पाता है, इस कारण से फैसला मॉर्गेज के पक्ष में जाता है। खरीदार अपने को ठगा महसूस करता है और ये नहीं समझ पाता कि क्या गलत हुआ है, जो कि प्रॉपर्टी का पूरा भुगतान करने के बाद भी वह प्रॉपर्टी पर अपना दावा रखने में असमर्थ है। ये विषय बहुत बड़ा है। जल्द ही इसे विषय पर मैं विस्तार से एक वीडियो बनाऊंगा जिससे आप अपने पक्ष को समझने और समझाने में समर्थ होंगे और प्रॉपर्टी पर अपना मजबूत दावा पेश कर पाएंगे। इसी प्रकार के विवाद उन जगहों पर भी देखने में आते हैं जहां बिल्डर को अथॉरिटी ने जमीनें अलॉट की हैं तथा पेमेंट के लिए बहुत लंबा समय दिया है, या बिल्डर की तरफ अथॉरिटी के ड्यूज और पेनल्टी का अमाउंट इतना ज़्यादा हो जाता है कि बिल्डर को भागना ही एकमात्र विकल्प दिखता है। ये सब विषय भी मैं उस वीडियो में कवर करूँगा। कई बार ऐसा देखा जाता है कि बगैर ऑक्यूपेशन या कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बिल्डर ने पेनल्टी बचाने के लिए जल्दबाजी में पोजीशन दे दिया है तथा बिल्डर अपार्टमेंट की रजिस्ट्री नहीं करवा रहा है, तो ऐसी बिल्डिंग में रहना कानूनी रूप से सही नहीं है तथा किसी भी प्रकार का हादसा होने पर कई तरह के इंश्योरेंस क्लेम खत्म हो जाएंगे। आप इस प्रॉपर्टी को बेचने में असमर्थ रहेंगे, तो अगर आपको पैसों की कोई विशेष आवश्यकता है तो हमेशा फाइनल पेमेंट से पहले सभी पेपर्स को ध्यान में रखें, क्योंकि फाइनल पेमेंट से पहले आप इस पर लोन ले सकते हैं या यह बिल्डर के एंड पर ही कहीं ट्रांसफ़र की जा सकती है, परंतु सब कुछ कानूनी प्रक्रिया के दायरे में ही करें। इसके विपरीत अगर आप इस तरह की कोई प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं तो भी आप सारे पेपर्स की जांच अच्छे से करके ट्रांसफ़र को कानूनी प्रक्रिया के तहत ही करें। ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट तब जारी किया जाता है जब कोई संपत्ति कब्जा करने के लिए तैयार होती है। यह प्रमाण पत्र इंडिकेट करता है कि भवन स्वच्छता, पानी और बिजली जैसी नागरिक आवश्यकताओं से सुसज्जित है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है और अपार्टमेंट के खरीदारों को इसके लिए जरूरी रूप से पूछना चाहिए। ऑक्यूपेशन या कंप्लीशन सर्टिफिकेट में देरी के कारण खरीदार अपने खरीदे गए घर में नहीं जा सकता है। यह देरी बिल्डर द्वारा कुछ मानदंडों के उल्लंघन का परिणाम है। बहुत सी बार इसका कारण सिर्फ सैंक्शन प्लान से हटकर की जाने वाली कंस्ट्रक्शन है। सैंक्शन प्लान सरकार या अथॉरिटी द्वारा अप्रूव्ड होता है, परंतु यदि निर्मित क्षेत्र जहां संपत्ति पर वास्तविक निर्माण हुआ है और सैंक्शन प्लान इन दोनों में अंतर है तो यह परेशानी पैदा कर सकता है। अतः आप बिल्डर से सैंक्शन प्लान को अवश्य लें। इसमें सारे प्रोजेक्ट का टावर और उनकी हाइट तथा फ्लोर प्लान, जिसमें पूरे फ्लोर पर आपके द्वारा खरीदी जाने वाली या खरीदी गई यूनिट शामिल हो, तथा इसे रेरा की वेबसाइट से वेरीफाई भी कर लें। इससे आपको प्रोजेक्ट की स्थिति क्लियर रहेगी। जब भी आप कोई अपार्टमेंट या शॉप बुक करने जाते हैं तो बिल्डर से प्रोजेक्ट का, टावर या बिल्डिंग का तथा यूनिट का स्पेसिफिकेशन का चार्ट अवश्य लें। ऐसा अक्सर देखा जाता है कि पोजीशन लेने के बाद महसूस होता है कि कंस्ट्रक्शन क्वालिटी खराब है, लेकिन इस विषय में राइटिंग में कुछ न होने के कारण
आपको उसी के साथ कंटिन्यू करना पड़ता है, परंतु बाद में भी आप इसकी डिमांड कर सकते हैं। अगर बिल्डर ने आपको इस तरह का कोई स्पेसिफिकेशन चार्ट नहीं दिया है तो यह कानूनन बिल्डर की कमी है, क्योंकि आज के दिन तो 2 रुपए के बिस्कुट के पैकेट पर भी उसके इंग्रेडिएंट लिखना अनिवार्य है। और अगर आपको यह लगता है कि दिए गए स्पेसिफिकेशन चार्ट से चीज़ें मैच नहीं करती तो इसे भी बिल्डर को ही जस्टिफाई करना होगा। आज के दिन हर कोई सोचता है कि जब हम बैंक से लोन ले रहे हैं तो किसी भी तरह की दोष या कमी को पकड़ना बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये सोच काफ़ी हद तक सही भी है। पर अक्सर देखने में यही आया है कि जो बैंक आपके किसी भी 1 रुपए के फॉल्ट को पकड़ने में सक्षम है, या आपने कहीं 2-3 लाख रुपए का लोन लिया है, या आप किसी लोन में गारंटर हैं, तो यह अमाउंट आपकी लोन एलिजिबिलिटी में से कम हो जाएगा। परंतु वही बैंक बिल्डर द्वारा लिए गए लोन अथॉरिटी के ड्यूज या पेनल्टीज, या भविष्य में बिल्डर द्वारा अथॉरिटी को किया जाने वाला भुगतान और इस प्रकार के कई मसलों को प्रॉपर्टी की वर्थ कैलकुलेट करते समय संज्ञान में ही नहीं लेता है, ना ही इन्हें उजागर करता है, या इस पर अलग से कोई डॉक्यूमेंट या एग्रीमेंट बनाता है, जिससे भविष्य में बिल्डर के एंड पर इस प्रकार की कोई भी दिक्कत आने पर प्रॉपर्टी की वर्थ पर कोई प्रभाव ना पड़े। विषय बहुत बड़ा है, इस पर अलग से एक वीडियो में सारी बातें विस्तार से बताऊंगा। पिछले कुछ वर्षों से बिल्डर्स सारे प्रोजेक्ट को एक साथ डिलीवर ना करके फेज वाइज पोजीशन देते हैं। ऐसा करके वो बहुत से डिले पेनल्टी को बचा लेते हैं तथा प्रोजेक्ट की एमिनिटीज जैसे पार्क, पूल, क्लब इत्यादि टाइम बाउंड ना होकर अपने मुताबिक तैयार करते हैं, जो कि बिल्डर को पोजीशन देने से पहले तैयार करके देने होते हैं। चूँकि बिल्डर आपसे 2 साल की मेंटेनेंस एडवांस ले लेता है, तो वह इन एमिनिटीज़ को तैयार करने में लगे काफ़ी खर्चे भी मेंटेनेंस के पार्ट से उठा लेता है, तथा ना ही आप बिल्डर से मेंटेनेंस का किसी भी प्रकार का डिस्क्लोजर मांगते हैं, ना ही बिल्डर अपने आप से इसे देता है, क्योंकि कानूनन पोजीशन के बाद 2 साल तक बिल्डिंग की रिपेयरिंग जैसे पानी पाइप की लीकेज, ड्रेनेज पाइप की लीकेज इत्यादि की जिम्मेदारी बिल्डर की होती है। इसलिए बिल्डर पहले ही आपसे 2 साल की मेंटेनेंस एडवांस ले लेता है तथा इस पैसे से अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर देता है, तथा बहुत से कंस्ट्रक्शन स्टाफ को मेंटेनेंस में दिखाकर उनकी सैलरी भी मेंटेनेंस अकाउंट से ही दे देता है। इस प्रकार की बहुत सी समस्याएं हैं, पर मैं इस वीडियो का अंत सिर्फ एक और महत्वपूर्ण समस्या के साथ करता हूं, जो है डिले पेनल्टी, जो कि बहुत कम होती है और ज़्यादातर केसेस में बिल्डर प्रोजेक्ट को देरी से डिलीवर करने के बावजूद भी या तो वह देता नहीं है या कुछ परसेंट ही देता है, और पोजीशन के लेने के बाद बायर इसकी डिमांड करता भी नहीं है या बहुत दबी सी आवाज़ में ही करता है, जबकि बिल्डर अपने पैसे का डिले होने पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करता है। सो आप भी प्रोजेक्ट को डिले होने पर आपके द्वारा लिए गए लोन की ईएमआई का हवाला देते हुए बिल्डर से पेनल्टी प्लस ईएमआई में दिए गए इंटरेस्ट की डिमांड कीजिए, चूँकि बिल्डर एग्रीमेंट में सिर्फ डिले पेनल्टी को एक भरपाई मात्र दिखाता है, जो कि आपको होने वाली असुविधा के लिए दी जा रही है। उसका मनी मैटर्स से कुछ लेना देना नहीं होता, जबकि सब कुछ मनी मैटर्स से ही संबंधित होता है। वर्तमान में शहरों में खरीदारों को संपत्ति के दस्तावेजों की गलत व्याख्या करके या ऐसे दस्तावेज प्रदान करके जो संपत्ति से संबंधित नहीं होते हैं, अपार्टमेंट या शॉप की बिक्री करना एक सामान्य सी घटना बन गई है। तो आप सबके लिए मेरी सलाह यह है कि किसी भी प्रकार की समस्या होने पर या समस्या का अनुमान होने पर बिल्डर से हर प्रकार का पेपर जो आपके पक्ष को मजबूत
या सही सिद्ध करता हो लेने की कोशिश करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा पत्राचार या मेल जरूर भेजें। इससे जब भी बिल्डर की तरफ से जवाब आएगा आपके पास ज़्यादा डॉक्यूमेंट होंगे जो भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर कभी आपको न्यायालय का रुख करना पड़ा तो आपके पक्ष में फैसला दिलाने में सहायक सिद्ध होंगे। यदि बिल्डर आपके द्वारा किए पत्राचार या मेल का जवाब नहीं देता है तो यह भी आपके ही पक्ष में जाएगा। भविष्य में आने वाली वीडियोस में मैं आपको और बहुत सारी ऐसी समस्याएं तथा समाधान विस्तार से बताऊंगा जो आपको आपके पक्ष को समझने और समझाने तथा और मजबूत करने में सहायक हो सकें। आप अपनी समस्या को मेल, व्हाट्सएप तथा कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य भेजें। हम आपकी समस्याओं का समाधान तथा आपको आपका पक्ष समझाने का प्रयास करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।